श्री राकेश सचान जी व आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर हैरी क्विन, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे पूर्व छात्र, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि, एकेडमिक सेनेट, संकाय सदस्य, स्टाफ, छात्र, शुभचिंतक, मीडिया प्रतिनिधि तथा वे सभी जो हमारे साथ विश्व भर से आभासी रूप से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं आईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल व उप निदेशक प्रोफेसर बृजभूषण। आज यहाँ एकत्रित होना हमारे लिए अवश्य ही गर्व और सम्मान की बात है, जहाँ उद्योग जगत और एकेडमिक जगत के श्रेष्ठतम लोग एक साथ जुड़े हैं। इस शुभ समारोह की शुरुआत हम पारंपरिक दीप प्रज्वलन से करेंगे, जो ज्ञान की ज्योति और अज्ञान रूपी अंधकार के नाश का प्रतीक है। मैं हमारे माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया आगे आएं और दीप प्रज्वलन करें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। किसी भी मंगल अवसर की शुरुआत में दीप प्रज्वलन की परंपरा रही है। दीपक प्रकाश, ज्ञान, समृद्धि और अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। धन्यवाद अतिथिगण। देवियों और सज्जनों, आईटी के समन्वय, इग्नाइटिंग आइडियाज, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन पर केंद्रित समन्वय का उद्देश्य एकेडमिक जगत और उद्योग को जोड़कर नए अवसरों और प्रगति के मार्ग खोलना है। समन्वय शाश्वत सिद्धांत पर आधारित है, संघे शक्ति कलियुगे, अर्थात सामूहिक शक्ति ही इस युग की प्रेरक शक्ति है। साथ ही यह वेद वाक्य संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम को भी साकार करता है, जिसका भाव है आइए हम सब साथ चलें, साथ बोलें और हमारे विचार एक हों। आईटी कानपुर सदा से ही तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नत परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्र में एक अभूतपूर्व योगदान देता आ रहा है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह संस्थान समन्वय के माध्यम से एक अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर है। अब मैं प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे हमारे माननीय मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करें। अब मैं प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल से आग्रह करूंगी कि वे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान जी का सम्मान करें। मैं प्रोफेसर बृजभूषण से आग्रह करूंगी कि वे हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर हैरी क्विन का भी सम्मान करें। मैं अब आईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल को सादर आमंत्रित करती हूं कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें और हमारे माननीय मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी को सभा को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित करें।
आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री राकेश सचान जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, डॉक्टर हैरी क्विन, CTO TCS, प्रोफेसर ब्रजभूषण, डिप्टी डायरेक्टर IIT कानपुर, यहाँ पे उपस्थित समस्त पैनलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, IIT कानपुर के फैकल्टी, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स तथा अन्य समस्त छात्रगण, प्रेस के सदस्य, देवियों एवं सज्जनों, आप सबको मेरा अभिवादन एवं नमस्कार। मैं आप सबका IIT कानपुर 2025 के समन्वय के उपलक्ष्य में स्वागत करता हूं। इस वर्ष समन्वय का विषय इग्नाइटिंग आइडियाज, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन है। ये इस कड़ी का दूसरा आयोजन है। पिछले वर्ष हमने इसका प्रारंभ किया था और मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये आपसे शेयर करते हुए कि इस वर्ष 300 से अधिक इंडस्ट्री हमारे साथ आज जुड़ी हैं तथा ये सब देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। हम आशा करते हैं कि इनके साथ मिलकर हम भविष्य में साथ में टेक्नोलॉजीज डेवलप करने और उनके द्वारा सॉल्यूशंस बनाने का काम कर पाएंगे। मुख्य रूप से इस बार के समन्वय में हम 3 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे केंद्रित अपना ध्यान कर रहे हैं। AI, जिसके बारे में आज हम सब लोग परिचित हैं, सस्टेनेबिलिटी एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय, तथा साइबर सिक्योरिटी। पिछले कुछ वर्षों से IIT कानपुर देश की कई महत्वपूर्ण समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने का प्रयास कर रहा है। कुछ योगदान भी अपना दिया है। कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तथा अन्य कई केंद्रीय मिनिस्ट्रीज में इस समय ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम एक उपलब्ध है, जिसमें कि सामान्य नागरिक कोई भी उनको समस्या हो वो अपलोड कर सकते हैं। ये IIT कानपुर द्वारा डेवलप्ड है, डिप्लॉयड है। हम आजकल जब वायु की गुणवत्ता की बात करते हैं तो AQI इंडेक्स सबसे पहले आता है। AQI इंडेक्स का निर्माण भी IIT कानपुर में हुआ है। और समस्त भारतीय बंदरगाहों की साइबर सुरक्षा इस समय IIT कानपुर कर रहा है। और मुझे बताते हुए अत्यंत गर्व है कि भाई हाल में के ऑपरेशन सिंदूर में जब देश की कई सारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर अटैक्स हुए, उनमें किसी भी बंदरगाह में कोई समस्या नहीं आई। आज के समय में अगर हम एक निगाह डालें तो टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक दुनिया में देखें जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, भारत भी, हमें ये भी पता नहीं चल रहा कौन हमारे मित्र हैं कौन नहीं है। तो इस स्थिति में देश के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए दूसरे देशों पे निर्भर न रहें, उसका स्वयं विकास करें, स्वयं डिप्लॉयमेंट करें। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब के लिए एक विजन है कि विकसित भारत बनाने का, वो तभी संभव हो पाएगा। तो इस
दिशा की ओर IIT कानपुर भी अग्रसर है। हम कई सारे डोमेन्स में नई टेक्नोलॉजी के, जैसे 3 की मैंने चर्चा करी, उनके अलावा मेडटेक, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर्स तथा क्वांटम टेक्नोलॉजीज में भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। कई सारी टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसी के अंतर्गत एक नया मेडिकल स्कूल तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी अगले साल तक प्रारंभ हो जाएगा कैंपस में। और इन सब के लिए हमें आवश्यक है कि हम इंडस्ट्री तथा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हाथ मिलाकर साथ में आगे बढ़ें, और यही हमारा उद्देश्य है। और मैं बहुत हर्ष के साथ, जैसे मैंने कहा कि हमारे समक्ष 300 से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट इस समय उपस्थित हैं जो कि हमारे साथ काम करने के उत्सुक हैं। हम भी उनके साथ काम करना चाहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमें दे रही है इस समय कि जो भी हम अपनी ओर से अनुरोध लेके जाते हैं उसका फौरन निवारण हो जाता है। तो मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ ही साथ अवनीश जी का, जो कि हमारे बहुत समय से शुभ चिंतक रहे हैं। और कभी भी कोई भी समस्या होती है, अभी मैं मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि जब मैं फ़ोन करता हूं तो दूसरी रिंग नहीं जाती, पहली रिंग के बाद ही फ़ोन लग जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जब मिल के काम करने के लिए प्रयासरत हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा योगदान देश के लिए कर पाएंगे, साथ ही साथ प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि प्रदेश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। विशेष रूप से जो डीप टेक्नोलॉजी आज के समय में है, जो आ रही हैं, उनका प्रदेश में ही डेवलपमेंट हो। और तभी हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आह्वान है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश के लिए, उस ओर तभी हम एक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं अब मुख्यमंत्री जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता है। मैं बस ये कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटर इनका जो विजन रहा है पिछले 8 वर्षों में, वो सबसे हम लोग परिचित हैं। मैं उत्तर प्रदेश का जन्मा, पला, पढ़ाई भी यहीं की, पढ़ाया भी यहीं, पूरा जीवन उत्तर प्रदेश में ही दिया है। तो जो हमने पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का विकास होते हुए देखा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे नई नई इंडस्ट्रीज का आगमन हो, वो पहले नहीं था, पहले कभी मैंने नहीं देखा। और मैं इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री जी को जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि आपका लगातार 2 कार्यकालों में के लिए जनता ने आपको समर्थन दिया, और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री आप हैं। और आपकी जिम्मेदारी न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, किंतु गोरखपुर मठ के मठाधीश के रूप में जो आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नेतृत्व है, वो भी आप साथ ही साथ किस प्रकार से दे रहे हैं मैं नहीं जानता, कैसे संभव है, दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन
कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उनके लिए संभव है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनमें से एक हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं इंट्रोडक्शन समाप्त करता हूं और आमंत्रित करता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आप सब हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर श्री राकेश सचान जी, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर टीसीएस डॉक्टर हैरिक विन जी, डिप्टी डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर ब्रजभूषण जी, आज के इस समन्वय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उपस्थित कानपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आईआईटी कानपुर के हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, इंडस्ट्री के हमारे डेलीगेट्स और आईआईटी कानपुर के हमारे सभी युवा ऊर्जा से भरपूर छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, आईआईटी कानपुर को समन्वय के इस विजन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह महत्वपूर्ण विषय जिसे लेकर के आज यहां पर यह समन्वय इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ सकती है और खास तौर पर आज के उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जो दुनिया की आवश्यकता है, समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और एक कॉमन मैन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन तीन महत्वपूर्ण पिलर्स को लेकर के यहां पर अलग अलग टेक्निकल सेशन चलेंगे और उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों को लेकर के आज एक सामान्य नागरिक, समाज, देश और दुनिया जिनके बारे में चिंतित भी है और जिनसे लाभान्वित होकर के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के पहले हमें कुछ बिंदुओं पर जरूर दृष्टि डालनी चाहिए। हम लोग जब भारत की बात करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि क्या भारत ये कर सकता है। मुझे लगता है कि यहां पे जितने भी हमारे
फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर, वे सब इस बात को देखते होंगे, जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 17वीं सदी तक भारत का जो हिस्सा था वह नंबर 1 पर था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज से 300 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वह 25% था। एक सदी के बाद भारत नंबर 2 पर आया, चीन नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन पिछले 150-200 वर्षों के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि भारत लगातार नीचे आया। 1947 आते आते भारत का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में वह मात्र 2% तक रह गया था। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो समय होगा उसमें इन सब का योगदान होना है। और वह समय हमारे लिए होगा विकसित भारत का। विकसित भारत के बारे में जो बातें प्रधानमंत्री जी ने रखी हैं, विकसित भारत केवल विकसित भारत नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, क्या कृषि का क्षेत्र हो, क्या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, क्या जीवन की उन सभी आवश्यकताओं की दृष्टि से जिसको लेकर के आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को कैसे कार्य करना है, इस पर अवश्य हमें विचार करना होगा। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत ने इससे पहले ये सब करके दिखाया है। आज जब मैं आईआईटी कानपुर में आया हूं, आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और पिछले लगभग 6 दशक में आईआईटी कानपुर ने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अभी मैं पिछले सप्ताह नोएडा के एक सेंटर में गया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन केंद्र बना है और मुझे वहां पर आईआईटी कानपुर की भी कुछ फैकल्टी मिली थी। मैंने देखा वहां पर कि नए भारत की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमारा युवा कर रहा है और कैसे आईआईटी कानपुर उसमें योगदान देकर के उन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर या अन्य समय में हम लोग या देश झेलता है। हमारे मन में सबसे पहले यह भाव आना चाहिए कि हम कर सकते हैं। याद करिए, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी भारत ने दिए हैं।
अभी मैं यहां पर आने के पहले मैंने एक एरियल सर्वे किया। यहां के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिडटेक का जो एक सेंटर बन रहा है, मैं देख रहा था वहां पे काफी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और मैं मानता हूं कि अगले वर्ष कानपुर उत्तर प्रदेश वासियों को एक नया मिडटेक का सेंटर उपलब्ध करवा देगा। मैं इस बात को उस समय भी इस बात को अनुभव कर रहा था कि ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी। याद रखना, आज का समय प्रतिस्पर्धा का है। हम अगर पीछे छूट गए तो पीछे वाले की गिनती बहुत कम हो पाती है। जो पहले नंबर पर है उसके बारे में लोग मानते हैं, उसी को लोग सोचते हैं। दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला का एक उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। तक्षशिला प्रभु श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर उस सिटी का नाम बना और उस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वहां। तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसने भारत को सुश्रुत और चरक जैसे आयुर्विज्ञान से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए विद्वान दिए थे। वहां पर अपना अध्ययन करने के लिए जीवक नाम का एक वैद्य भी गया था। वो वैदिकी की शिक्षा लेने के लिए वहां गए थे। काफी दिनों तक वहां रहे। अध्ययन पूरा करने के बाद वह अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत दिन यहां रह चुका हूं, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। क्या मैं अपने क्षेत्र में वापस जाकर के, अपने देश में वापस जाकर के इस क्षेत्र में अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित कर सकता हूं? तो आचार्य ने उन्हें कहा कि भाई मैं परमिशन एक शर्त के साथ दूंगा कि जाइए, ये सामने वन है, इस वन में उस वनस्पति को ढूंढ के लाओ जिसमें औषधीय गुण न हो। तो निकलते हैं, जीवक निकलते हैं और निकल करके वो 15 दिनों तक उन्होंने पूरे वन की खाक छानी, एक एक जगह देखते गए और उन्होंने अंत में आकर के अपने आचार्य से कहा कि नहीं, कोई ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो और इस वन में कोई भी ऐसी वनस्पति मुझे नहीं मिली। आचार्य ने उन्हें कहा कि आप पारंगत हैं और जाइए, आगे का मार्ग आपका प्रशस्त हो। यह महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि भारतीय मनीषा ने इस बात को कहा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो। आखिर कोई मंत्र बना होगा तो अक्षरों के संयोजन से ही बना होगा ना। और कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य न हो, और मनुष्य कोई ऐसा नहीं जिसमें योग्यता न हो। अगर ये सब, अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि
कोई योजक नहीं है, जोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं, और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहां पर आयोजित है। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर हम इस बात को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारी अकादमिक संस्थाएं अपने आप में एक टापू बन गई। और हम लोग भी 2017 में हमारी सरकार बनी, पहले 3 वर्ष तक हम लोग भी बहुत ज्यादा संस्थाओं से बहुत हम लोगों का कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब 2020 में कोविड ने अपनी दस्तक दी, तब हम लोगों की भी आंखें खुली कि भाई हमें कुछ इसमें देखना चाहिए। और तब आईआईटी कानपुर के साथ हमारे फिर बेहतरीन संबंध बने। क्योंकि लोग बोलते होंगे कि कोविड का आईआईटी कानपुर से क्या संबंध है, तो प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी के द्वारा जब अपने मैथमेटिकल डायग्राम उनके द्वारा कोविड के दिए जाते थे, हम लोग इन सभी डायग्राम को स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनता था, और हम लोग उन सबको जगह जगह भेजते थे। पीएमओ में भी जाता था, अन्य जगह जाता था। तो पीएम साहब ने पूछा मुझसे कि प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल, मैंने कहा हाँ, आईआईटी कानपुर से। अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा होने लग गई। हमें लगा कि आईआईटी कानपुर जो आकलन कर रहा है, परिणाम उसके नजदीक हैं या उसी के अनुरूप हैं। और कोविड को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो टीम काम कर रही थी, उसको बड़ी मदद मिलती थी उससे। फिर हमने इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया। और आज खैर, यद्यपि हमें यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी आईआईटी कानपुर सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। और मेट्रिक का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बन रहा है, उसमें भी हम लोग इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को जोड़े हैं कि राज्य सरकार भी उसमें सहयोग कर सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत कुछ योगदान दे सकता है। देश की आबादी का 17 से 18% आबादी जिस राज्य में निवास कर रही हो, और राज्य हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकता, उसे इस दिशा में प्रयास करना ही होगा। और फिर हम लोगों ने जब इस क्षमता को देखा है, आज मुझे अच्छा लगा कि समन्वय का यह कार्यक्रम आईआईटी कानपुर और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच में या उनके प्रतिनिधियों के बीच में आज यहां पर आयोजित हो रहा है। मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विजन जरूर होगा, वो कुछ तो सोचता होगा। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग उसमें कुछ कदम आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग उसको पूरी तरह लागू करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। याद रखना, मन के भी जो चेतना है हमारी, उसकी भी 3 गति होती है। एक है जो केवल चेतन अवस्था में रहता है, हम चेतन स्थिति में हैं। हमने सोचा, हर व्यक्ति सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। व्यक्ति के जो विचार आते हैं, उसके चेतन मन के भी हो सकते हैं और उसकी उस दूसरी अवस्था के भी हो सकते हैं, जिसे आप अवचेतन मन कह सकते हैं। लेकिन एक मन वह भी है जिसका उपयोग मनुष्य नहीं कर पाता है, बहुत बिरला ही उसका उपयोग कर पाता है, और वह है अचेतन मन। बहुत बड़ा मस्तिष्क का आपका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, और जिसको धीरे धीरे करके आज उसके कुछ पार्ट को आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, जिसके बारे में भी हम लोग स्वयं
जिसके बारे में कार्य नहीं करने देना चाहते, मन को बहुत दबाव डालने में हम लोग घबराते हैं, तो उसका उपयोग वहां से हो रहा है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए है, मनुष्य टेक्नोलॉजी के लिए उस हद तक नहीं है कि वो हमें हाँकने लग जाए, हमारे द्वारा चालित हो, हम उसको चलाएं मानवता के हित में, अपने देश के हित में, और उस दिशा में प्रयास अगर हमारे होंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मुझे याद आता है, मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यानी जो कुछ भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो तो। हमारा शास्त्र भी कहता है यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था, और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। याद रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यह आईआईटी है। आप लोग यहां पर साइंस में भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, सब में काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का कर्माकर थ्योरी भारत की ही एक गणितज्ञ ने दी है, और मुझे लगता है कि कर्माकर इस समय काफी बड़ी उम्र के हो चुके हैं, और मेरा प्रयास होगा कि मैं उनको आईआईटी कानपुर के साथ जोड़ूं। आप देखना, क्वांटम कंप्यूटर से भी बेहतर कंप्यूटर वो देने की सामर्थ्य रखते हैं। उनकी थ्योरी को थोड़ा आप देखिए कभी, उसकी स्पीड, अगर आप कभी उसके बारे में जानेंगे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वे इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान आपका कर सकते हैं, और दुनिया को एक नया अनुभव आप करा सकते हैं। कर्माकर थ्योरी इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अब थोड़ा सा उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है, इन 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के हमने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर, आप में से ज्यादातर लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा होगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी हम परिवर्तन करने में सफल हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में हम लोगों ने उस दिशा में जो कार्य बढ़ाए हैं, उसके बेहतरीन परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। हम मानते थे 2017 के पहले एक निराशाजनक वातावरण था। लोगों के मन में लगता था कि ये सब नहीं हो सकता है। देश के अंदर भी धारणा बन चुकी थी कि उत्तर प्रदेश सुधरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो चुनौतियां थी वे सबके सामने थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया ना, भारत तो 1947 में आते आते उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 2% योगदान रह गया था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 1947 में भी और 1960 के दशक में 14% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था।
लेकिन 1960 के बाद लगातार डाउनफॉल पे गया, लगातार गया। 2017 तक आते आते इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 7 से 8% के आसपास रह गया था। और 7 से 8% के बीच में जो इसका योगदान रह गया था, उसमें भी निराशा थी, हताशा थी। कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी। जो थी भी वह इस बात को लेकर के चिंतित रहती थी कि कैसे उन्होंने जो पूंजी यहां लगाया है ये पूंजी सुरक्षित रहेगी कैसे, और उसको लेकर के कैसे वे यहां से अपना समेट करके भागे। युवाओं में निराशा थी, प्लान हो रहा था, पहचान का संकट था। और आजादी के समय जो प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश था, यानी 1947 और 1960 तक उत्तर प्रदेश देश का भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था थी उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता था। हम 16-17 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया, बीमारू राज्य हो गया। लोगों ने हमारे राज्य को ही बीमारू कर दिया। और मुझे प्रसन्नता है ये वो बताते हुए कि हमने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की टीम ने उत्तर प्रदेश वासियों के साथ मिलकर के जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश देश की फिर से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम उभर रहे हैं। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश ने कुछ मानक गढ़े हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। क्या सुरक्षा का हो, क्या अर्थव्यवस्था का हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने कुछ नए मानक गढ़ने के प्रयास किए हैं। और उन स्थितियों में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग अगर जीवन के समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके परिणाम का भी इंतजार करते हैं। सस्टेबिलिटी की जब बात आती है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहली विधानसभा है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के लगातार 36 घंटे तक अपने विधायिका का संचालन किया था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 36 घंटे तक लगातार चर्चा हुई थी कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। और लगातार हमारी टीमें उसमें काम कर रही हैं, लगातार उस पर कार्य हो रहा है। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ होना चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, लागत कम किया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके, जल संसाधन का बेहतरीन उपयोग कैसे हो सकता है। आपसे छुपा हुआ क्षेत्र नहीं, कानपुर के बाद आप जब जाएंगे तो यमुना नदी के उस पार आपको जो क्षेत्र देखने को मिलता है वह बुंदेलखंड का क्षेत्र है। सूखा था, पलायन था, अव्यवस्था थी, और इस अव्यवस्था में वहां डकैतों का साम्राज्य चलता था, दिन दहाड़े अपहरण होता था। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद झांसी में पहली बार गया तो लोगों ने मुझे सूखे की शिकायत की, कहा साहब पानी नहीं आता। मैं चित्रकूट में गया तो उन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चित्रकूट तो इतना, ये भगवान राम के समय से चित्रकूट, भगवान राम जब वनवास उनको हुआ था तो चित्रकूट को ही उन्होंने वास बनाया था, और इतनी अव्यवस्था कैसे, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा साहब कौन रहेगा यहां पे, यहां तो डकैत अपहरण कर देते हैं।
मैंने कहा कैसे? कहा कि वो किसी को भी अपहरण कर लेते हैं, कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई तीर्थ यात्री आ गया, ये सब वो कर लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग जनपदों की अपनी समस्याएं थी। आज आप जाएंगे, बेहतरीन कनेक्टिविटी बुंदेलखंड की है, डकैत मुक्त हो गया है, अब वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 2 नोड झांसी और चित्रकूट में स्थापित हो रहे हैं। हर घर नल पहुंच चुका है और हर खेत को पानी पहुंच रहा है। वहां पे ये चेंज आया है। आप आश्चर्य करेंगे, महोबा उसी बुंदेलखंड का एक जनपद है। एक पेयजल की, एक सिंचाई की स्कीम थी, 30 सालों से लंबित थी। हम लोगों ने एक समय सीमा में उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद हमने एक टीम को लगाया। हमने कहा भी देखो, इस स्कीम के आने के पहले, स्कीम के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है वहां के किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में। और जब परिणाम मेरे सामने आए, आप आश्चर्य करेंगे कि एक किसान जो वहां पर अपना 1 बीघा लैंड 5,000 रुपए कमाता था साल में, आज वही किसान 50,000 रुपए साल में कमा रहा है। ये 10 गुने की जो वृद्धि हुई है, ये केवल एक किसान की आमदनी में नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश की आमदनी में हुई है, राज्य की आमदनी में हुई है, नेशनल जीडीपी में उसने योगदान दिया है। ये विकसित भारत के लिए हर एक सेक्टर को हमें चिन्हित करना पड़ेगा। पर्यावरण के लिए क्या कुछ हम करना चाहते हैं, हम प्राकृतिक वातावरण का विकल्प नहीं दे सकते। याद रखना, वह सस्टेनेबिलिटी के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पिछले 8 वर्ष में 240 करोड़ वृक्षारोपण के एक रिकॉर्ड को बनाया है पूरे देश के अंदर। हर वर्ष बरसात का समय आता है और हर एक जगह हलचल शुरू होती है। आज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस बात को स्वीकार करता है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे सभी 16 गोल्स को अचीव करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से उभर करके आज एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें भी अच्छा जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में वे भी सोच सकते हैं, खुशहाल जीवन के बारे में वे भी सोच सकते हैं। यह परिवर्तन लाया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। आज सबसे ज्यादा हमारे सामने चुनौती है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र की, सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं और राज्य सरकार ने भी उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए। पिछले 8 वर्ष के दौरान हम लोगों ने, जब हम लोग आए थे, केवल हमारे पास 2 थाने थे। एक थाना था गौतम बुद्ध नगर में, एक लखनऊ में, और दोनों भी क्रियाशील नहीं थे। हम लोगों ने आने के बाद सबसे पहले 75 के 75 जनपदों में एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ साइबर थाना की स्थापना की। फिर हमारे जो 1583 थाने थे राज्य भर के, इन सभी में साइबर हेल्प डेस्क भी दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून के राज की स्थापना की दिशा से अपनी स्टेट फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट की भी स्थापना राज्य के अंदर करते हुए आज वहां पर बेहतरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और उस दिशा में हम लोग आईआईटी कानपुर के भी संपर्क में हैं और आईआईटी कानपुर से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।
हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और मेरा मानना है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खासतौर पर मैं इस बारे में आज कहूंगा कि आईआईटी कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहां पर जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके और आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने इस दिशा में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कुछ लैंड भी अलॉट की है और मैं चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर अगर उसको लीड करे तो वह ओवरऑल पूरे देश के अंदर एक नई उन जो हमारी आज की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों की दिशा में हम सबको एक नया एक लीडरशिप देने की सामर्थ्य आईआईटी कानपुर में है। उस जो युवाओं के मन में एक आशंका है उस आशंका को हम दूर कर सकते हैं जिसमें हम लोग काफी इसमें कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए डीआरडीओ, इसरो और भी अन्य संस्थाएं बेहतर सहयोग करने के लिए आगे आ सकती हैं। मैं साथ ही यहां पर जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए डेलीगेट्स हैं उनके लीडर्स हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, याद रखना कि हमें तात्कालिक रूप से भले ही ये लगता हो कि हमारा मुनाफा हमें आगे बढ़ा देगा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि मुनाफे का भी हमें एक बड़े पार्ट का उपयोग इनोवेशन के लिए एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। उसमें कंट्रीब्यूशन अपने स्वयं के उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं आईआईटी कानपुर से इस बारे में कहूंगा कि इनको एक बड़े सेंटर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए जो खास तौर पर मॉडल स्टडी के बारे में इंस्टीट्यूशन को बता सके। जो मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्थाएं ज्यादातर माहौल न होने के नाते उस बीमारी से ग्रसित हो गई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ठप्पा लग गया था बीमारू राज्य का। वे टापू बन गई अपने आप में, उनका किसी से कोई संबंध नहीं, कोई संवाद नहीं। जो सेल्फ फाइनेंस थी तो वे सरकार से केवल मान्यता लेती थी, एफिलिएशन की कार्रवाई करते थे, अपने परंपरागत जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम के साथ ही झूलते रहते थे, पेंडुलम बनकर के झूलते रहते थे। उन्हें अन्य चीजों से बहुत कुछ उनका बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं रह गया था। और जो गवर्नमेंट से ग्रांट पाते थे या गवर्नमेंट के थे उनकी इतनी फुर्सत नहीं थी उनके पास, क्योंकि ज्यादातर के अपने अपने दूसरे कार्यों में व्यस्तता हो रहती थी। यहां पर मॉडल स्टडी के लिए कोविड कालखंड में हम लोगों ने प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहां पर एक टीम को इसके बारे में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड मैनेजमेंट पर जो कार्य हुआ है आप इस पे एक स्टडी करिए। मॉडल स्टडी यहां पर आईआईटी कानपुर ने किया था और अच्छी दिशा में बढ़ा था। हमें अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना होगा। जो मैंने आपको बताया था ना, चेतना के जो अलग अलग आयाम हैं ये भी आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जो चेतन मन है वो आपकी मॉडल स्टडी का माध्यम बन सकता है, और चेतन मन है वहां आपके इनोवेशन का आधार बन सकता है, और अचेतन मन है वो आपका
R&D का एक बहुत बड़ा टैंक बन सकता है, एक थिंक टैंक के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और जिस दिन इन तीनों में बेहतरीन कोलैबोरेशन हम कर पाएंगे, उस दिन भारत फिर से 1947 में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में और दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। जो 300 वर्ष पहले जो भारत के पास जो सामर्थ्य थी, जो शक्ति थी, उसको भारत फिर से अर्जित कर सकता है। उसको अर्जित करने की दिशा में हम सबको एक सामूहिक प्रयास करना होगा। और यह समन्वय का कार्यक्रम जिसमें एकेडमिया, इंडस्ट्री एक मंच पर आकर के इन मुद्दों पर, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में हम लोगों को क्या कुछ करना है, तीनों मिलकर के जिस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये चीजें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर समन्वय के इस कार्यक्रम के लिए IIT कानपुर को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि यहां से जो मंथन होगा, उस मंथन को किसी एक निष्कर्ष पर आप सब पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।